ओके चलिए फिर कल काफ़ी ख़राब सेशन रहा, इनफैक्ट दो बैक टू बैक ख़राब सेशंस। और अब सब ये जानना चाह रहे हैं कि मार्केट्स में गिरावट है क्यों। इसमें कई कारण हैं, एक्चुअली सिर्फ एक कारण नहीं है। मैं एक कुछ बेसिक कारण बता रहा हूँ, बेसिक कारण। देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ऑब्वियसली जो ग्लोबल क्यूज और उसमें भी अलग अलग कारण है कि क्यों ग्लोबल मार्केट्स वीक हैं। जो कल रात की वीकनेस है उसका प्योर यूएस स्पेसिफिक कारण है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड 5% के पास पहुंची, फिर से नैस्डैक 300 पॉइंट टूटा। और पैंडेमिक के बाद पहली बार गूगल में इतनी बड़ी गिरावट आई, 10% की गिरावट आई गूगल में, और ये सबसे बड़ा कारण है। और एक और कारण, क्योंकि डॉलर इंडेक्स इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका एक बड़ा इंपैक्ट इमर्जिंग मार्केट्स पर क्लियरली विजिबल है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये इंडियन मार्केट को इंपैक्ट कर रहे हैं। इसमें अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ ये है कि ये पहली बार नहीं हुआ है हमारे साथ। ये हम पिछले 3 साल में ही कम से कम 5-6 बार देख चुके हैं, और हर बार ऐसे फेजेस के बाद मार्केट नॉर्मली ना सिर्फ रिकवर करता है बल्कि न्यू हाइज बनाता है। तो इसके लिए घबराने की जरूरत अभी भी, मैं फिर कह रहा हूं कि नहीं है। लेकिन एक और कारण है जो मुझे लग रहा है कि मार्केट शायद जिसको थोड़ा अब तवज्जो देने लगा है, कि क्या ये जो इजराइल गाजा युद्ध है ये वहीं तक रहने वाला है वेस्ट एशिया में, या ये थोड़ा सा और बढ़ने वाला है। क्या ये एक वर्ल्ड को एक दो धुरियों में बांट देगा और एक लंबी लड़ाई चलेगी यहाँ पर। ये मुझे लग रहा है कि एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, जिस तरीके से कमोडिटीज बिहेव कर रही हैं पिछले कुछ दिनों में। लेकिन हमारा डोमेस्टिक मार्केट एकदम ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। और डोमेस्टिक से मेरा मतलब है जो कंपनियां इंडियन इकोनॉमी को केटर करती हैं। हमने आईसीआईसीआई बैंक के शानदार नंबर्स देखे थे, आज एशियन पेंट्स के नंबर शानदार आने वाले हैं, एक्सपेक्टेशन तो यही है। और एक्सिस बैंक के नंबर्स हर पैमाने पर शानदार थे, कोई कंप्लेन नहीं थी किसी भी तरीके से। लेकिन जैसे आईसीआईसीआई बैंक नहीं चला नंबर्स के बाद, हो सकता है आज एक्सिस भी ना चले नंबर्स के बाद, क्योंकि मार्केट का फोकस जो है वो कुछ और है। अच्छा, एक और चीज आशीष जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शायद दिक्कत कर रही है मार्केट के लिए, कि जो इलेक्शंस होने वाले हैं, स्टेट इलेक्शंस, वो उसमें जो ग्रे मार्केट में बज़ चल रहा है वो ये चल रहा है कि शायद जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है सारे के सारे राज्यों में। और ये स्टेट इलेक्शंस को नॉर्मली हम एक तरीके से सेमीफाइनल मानते हैं जनरल इलेक्शन से पहले। तो वो हो सकता है कि एक और रिस्क फैक्टर है जो मार्केट में इस समय आपको दिक्कत दे रहा हो। लेकिन मैं, क्योंकि दिवाली का टाइम आने वाला है, एक चीज कहूंगा, नॉर्मली दिवाली से पहले जब भी करेक्शन आती है, दिवाली के आसपास मार्केट बॉटम बनाता है। और अभी आप फोकस करिए पैसा बचाने पर, और इस मार्केट में जो पैसा बचाएगा वो अगले फेज में बहुत पैसा बनाएगा। लेकिन आपके पास पैसा बचा होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप जबरदस्ती की ट्रेडिंग कर करके सारा पैसा अपना ब्लो अप कर दें। वो नहीं करना है आपको। मार्केट आपको अच्छे मौके देगा अगले, मेरे ख्याल से 10 या 15 दिन में। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है अपफ्रंट अपडेट्स आज के बाजार, और शायद वो पॉसिबल कारण जिसके चलते इस तरह की मंदी की गिरफ्त में, करेक्टिव फेज में इस समय भारतीय बाजार आते हुए। पर वो दिक्कतें जस की तस हैं। 5 दिन से भारतीय बाजार गिरे चले जा रहे हैं। 2 दिन हाईलाइट इसलिए होगा क्योंकि प्रेशर बढ़ा मंडे को, और उसके बाद जब लौट के आए छुट्टी के बाद तो वेडनेसडे को। अदरवाइज 5 दिन की वीकनेस और छठे दिन का इंडिकेशन आपकी स्क्रीन पर। गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी कह रहा है फिर 100 पॉइंट का गैप डाउन होगा। खैर, आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मंथली एक्सपायरी की हम तैयारी कर रहे हैं। पॉवेल साहब की एक स्पीच पर रिएक्ट करना है, इन तरह के ग्लोबल समीकरण पर रिएक्ट करना है। सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स कल जो आने थे, निफ्टी के, वायदा के, सब बाजार बंद होने के बाद आए थे, उन सब पे खुलते रिएक्शन हो रहे हैं, सब पे आऊंगा। अब दिखाइए जरा मूड माहौल। हम दबाव में, लेकिन पूरा ग्लोब ऐसे ही परफॉर्म कर रहा है। एशिया प्लीज रखिएगा स्क्रीन पे। कई सारे मार्केट हमसे ज्यादा वीकनेस के साथ एशिया में कामकाज कर रहे हैं। खैर, हमने कल सबको अंडर परफॉर्म ऑलरेडी कर रखा है, ये भी ध्यान रखना है। जब हम कल पिटे थे तो एशिया को अंडर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ये है आज सुबह की एशिया की स्थिति। क्रॉस द बोर्ड तगड़ा प्रेशर। और फ्लिप करिएगा और यूएस का ओवरनाइट संकेत दिखाइएगा। यूएस में अगर डाउ देखूं तो 1/3% दिक्कत नहीं, लेकिन उसके आगे दिक्कत बढ़ती चली गई। एसएनपी कल 1.5%, नैस्डैक कल 2.5% दबाव में। और एक और प्लेट फ्लिप करिएगा, तब और अब पे लेकर आइएगा। अच्छा, एक चीज और, आज सुबह के फ्यूचर्स, जब मैं मॉर्निंग कॉल कर रहे थे, हम लोग 7 बजे चर्चा कर रहे थे, तब फ्लैट से आधा 3/4% दबाव में थे। अब वो फ्यूचर्स की वीकनेस बढ़ती चली जा रही है नतीजों के बीच में। इस समय यूएस के फ्यूचर्स 1/3 से 1.25% दबाव में। आज फिर वहां पे पेनफुल सेशन होगा। सुबह सुबह वो इंडिकेशन आ रहे हैं, समझ लिया जाए इनसे भाई साहब हुआ क्या।
कल इंट्राडे में फिर बॉन्ड यील्ड्स 5% के ऊपर 10 साल की बेंचमार्क चली गई थी। कच्चा तेल इंच अप। कल सुबह के सारे समीकरण जो बेहतर हो रहे थे, जिसपे हमने पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं करा, आज गुस्सा हो गए वापस, है ना? सब उल्टे वापस जाने लगे। क्या क्या चल रहा है? देखिए, कोई भी इंडिकेटर जो ग्लोबल मार्केट वाला है, ग्लोबल इकोनॉमी का रादर मैं कहूँगा, अगर आप यूएस को छोड़ो, आप ग्लोबल इकोनॉमी देखो, वो कोई पॉजिटिव नहीं है। कल एक खबर चल रही थी दिन के दौरान कि चाइना $1 ट्रिलियन का पैकेज लाएगा। पैकेज कहाँ से लाएगा? आसमान में लटक थोड़ी रहा है कि तोड़ के लाया दे दिया। डेट ले रहे हैं थे लेकिन उस पे वो बेट इसलिए क्योंकि हम लोग ट्रिगर हैप्पी लोग हैं। यस, डेट ले रहे हैं आप $1 ट्रिलियन का, आप कैसे उसको चुकाएंगे इसका कोई प्लान नहीं। जिस समस्या से आज यूएस जूझ रहा है कि आप डेट पे डेट लिए जा रहे हैं, आप युद्ध लड़ने के लिए $100 बिलियन और चाहिए आपको, तो ये सब चीज़ें मार्केट के बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। और जो नैरेटिव्स पे स्टोरी चल रही थी कि एआई वर्क फ्रॉम होम होगा तो पूरी आईटी दुनिया बदल देगी, अब देख रहे हो ना सामने गूगल 10% गिर रहा है। सो कल एग्जैक्टली वही हुआ कि कल फिर से वो चीज़ें सब जिसको पर्दा हटा तो पीछे सब आपको वही चीज़ें दिखने लगी, और इसीलिए आईटी में अच्छी खासी गिरावट हुई। कल बहुत गिरावट हुई नैस्डैक में, लेकिन उसी के सामने आप माइक्रोसॉफ्ट देखेंगे तो उसमें इतनी गिरावट नहीं हुई। तो रिजल्ट जो वहाँ पे आ रहे हैं उसके हिसाब से मार्केट को ड्राइव कर रहा है। ये बहुत ही लोकल ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट के इंडेक्स पे आपको दिख रहा है, लेकिन रियल पिक्चर में आपको बता रहा हूँ, बॉन्ड यील्ड जो है ना वो 5% के आसपास अभी कंसोलिडेट हो रही है। ये अच्छे संकेत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ 5% सस्टेन्ड ग्रोथ पर ग्लोबल मार्केट नहीं चल सकते। कुछ भी कर लीजिए आप, इक्विटी मार्केट गिर जाएंगे। 5% ग्रोथ की डेट नहीं हो सकती यूएस में, ये इंडिया जैसे देश के लिए हो सकती है। दूसरा आप देखिए, डॉलर आपकी लगातार करेंसी मजबूत हो रही है। जापान के येन के अगेंस्ट में आप कितना बढ़ गए? 150 येन, 150 को क्रॉस कर गया है। अगले हफ्ते मीटिंग है जापान की, वो भी तय करेंगे। दूसरा आप देखिए, न्यू होम सेल्स, महंगाई के जो कारण यूएस के वो रुक ही नहीं रहे हैं। कल न्यू होम सेल्स 12% बढ़ के आई है, जो काफ़ी ज़्यादा 1.5-2 साल की हाईएस्ट रेट पे निकल के आई है। मंथ ऑन मंथ आप नंबर देखिए। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो पावेल साहब की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हैं कि ना महंगाई रुक रही, ना होम सेल्स रुक रहा है। युद्ध अलग से ठान लिए गए हैं दो, जिसमें खर्चे निकल के आ रहे हैं। और आज शाम को एक और अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली पावेल साहब के लिए, बाइडेन साहब के लिए। जीडीपी आएगा Q3 का। बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है 4.5%। गोल्डमैन सैक्स ने उसको थोड़ा और अपग्रेड करके 4.7% कर दिया है। और एटलांटा का जीडीपी 5.3% के आसपास प्रेडिक्शन दे रहा है। इस तरीके की रोबस्ट इकोनॉमी है तो रेट फिर से बढ़ने की संभावना, डर, आशंका बन जाएगी। तो मैं बार बार इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ कि फंडामेंटल्स अगर इकोनॉमी के नहीं चेंज हो रहे हैं तो फिर इक्विटी में मुश्किल आएगी, और वो दिख रही है। दूसरा भी अनुज ने जिक्र किया कि ये युद्ध, एक्चुअली वो युद्ध बहुत एस्केलेट हो चुका है, हमको अभी दिख नहीं रहा है। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट चुकी है। एक तरफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़, जिसमें आप सब जोड़ लीजिए आप। और उनके बीच में जिस तरह से कल बातचीत हुई है कि आपने यूएन जनरल सेक्रेटरी को बोला रिजाइन कर दीजिए, इजराइल कह रहा है रिजाइन कर दीजिए क्योंकि आपके जो स्टेटमेंट है वो हमास के फेवर के, आप सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म को। तो ये लड़ाई बढ़ रही है। अब ये लड़ाई को एक तरह रोज चलने वाली, से यूक्रेन में 1.5-2 साल चल रही, वैसे यहाँ भी चलती रहेगी और उससे भारी नुकसान हो सकता है। तो क्रूड ऑयल सप्लाई और इस सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा दिन नहीं है आज का। आज का क्या आगे भी अच्छा मुझे नहीं लगता होने वाला है, अनलेस कि आप कोई चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये आफ्टर मार्केट के नंबर्स आए कि आफ्टर आवर्स वाले? आफ्टर आवर्स में बहुत सारे नंबर, नैस्डैक फिर 1.25% जा रहा है। हाँ बहुत सारे नंबर आए आफ्टर, वो तो लगातार चल ही रहे ना। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन भी है, ओवरऑल जामा भी मूड माहौल वैसे ही बिगड़ा हुआ है। वैसे बिगड़ा हुआ है। यार ये ग्लोबल संकेत है, हर तरफ से दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं। ग्लोब सपोर्ट नहीं कर रहा, एक्सपायरी का दिन है आज हमारे मंथली। तो ऐसे में अब सारा सेटअप समझ लिया जाए। 5 दिनों की गिरावट आपकी स्क्रीन पर आएगी। इन 5 दिनों में निफ्टी जो बैक टू बैक पेन दिखा रहा है, 690 पॉइंट्स या 3.5% हम इरोड कर गए। ब्रॉडर मार्केट की तस्वीर तो बहुत ही अलग है, उस पर नहीं जा रहा हूं, अभी सिर्फ निफ्टी पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं अपने आप को। परसों तक की कहानी मंडे की यह थी कि पता नहीं था किसने बेचा है, इंस्टीट्यूशन नदारत थे। कल इंस्टीट्यूशन भी लौट आए। एफआईएस की एक बड़ा सेल नंबर देखा होगा आपने। खैर समझ लेते हैं, सब कुछ पर्सपेक्टिव में रखते हैं एक्सपायरी डे के लिहाज से। एक कहीं ना दिल में होप थी कि बहुत एक्सेस सिस्टम में शॉर्ट्स आ गए हैं, हो सकता है एक्सपायरी के दिन कुछ कवर होने आएंगे। उसमें एक होप में ये था कि ये भाई ग्लोबल क्यूज कुछ बढ़िया सुना देंगे। अभी वो होप फिर से लगता है पानी फिर गया है। सेटअप है कैसा और क्या एंटिसिपेट करूं? फिर आता हूं निफ्टी स्ट्रैटेजी पे।
आशीष, जिंदगी में एक चीज लोगों को सीखनी चाहिए कि होप से काम चलता नहीं है। नहीं चलता। और ये अगर आप सिर्फ होप पे जिएंगे ना तो जिंदगी आपको बहुत तंग करेगी। रियलिस्टिक रहिए, एक तो एक्सपेक्टेशन कम रखिए अपनी जिंदगी में, और एक होप को डेटा पॉइंट मत मान के चलिए। होप, हमारी मार्केट में होप से काम नहीं चलता। होप तो मुझे बहुत कुछ है, मैं तो मतलब लाइफ में बहुत चीज़ों को लेकर होपफुल हूँ, लेकिन सब मिलती नहीं है, सही है ना। तो हमको तो जो मिल रहा है उसके हिसाब से एक बहुत अच्छी मूवी आई थी, मैं मूवी का नाम भूल गया। उसमें एक कहा जाता है कि यू आर डेल्ट द कार्ड्स दैट यू आर डेल्ट। उसके बाद आपको उन कार्ड्स के साथ ही खेलना है। अब आप तो चाहेंगे कि 3 इक्के मिले, लेकिन आपको 3 इक्के मिले नहीं, तो आपको तो लेकिन जो मिला है, अब आप चाहे ब्लफ करें या जो मर्जी करें, आपको शो करना है कि मेरे पास अच्छे कार्ड्स हैं। तो होप्स को तो भूल जाइए। लेकिन कल जो सेल नंबर आया ना आशीष, उसमें एक वो जो हेज फंड है जिसकी बात चल रही थी कि एक लीडिंग हेज फंड है, उसका एक इंडिया पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक अनवाउंड हुआ है, उसका काफ़ी मेरे ख्याल से एक फैक्टर रहा होगा, क्योंकि कल ठीक ठाक नंबर था एफआईएस का सेल नंबर, मतलब बड़ा था 4200 करोड़ का, और ऑब्वियसली सामने 3500 करोड़ बाय भी हुआ। लेकिन इसमें एक चीज़ समझिए आप, इतनी सेलिंग के बाद भी मार्केट टेक्निकली बहुत कम गिरा। इतनी एफआई सेलिंग के बाद $500 बिलियन की एफआई सेलिंग एक दिन में हुई, पूरी की पूरी एब्जॉर्ब भी हो रही है मार्केट में। तो ये एक और अच्छी चीज़ है कि हम मार्केट से मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर खरीद रहे हैं, एफआईएस बेच रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें, वहाँ कुछ खास हुआ नहीं है, ना नंबर्स में ना ही पोजिशनिंग में, सेम ही रहा है पोजिशनिंग। लॉन्ग शॉर्ट जितनी थी उसी पोजीशन में लॉन्ग शॉर्ट ऐड हुए हैं कल। इंडेक्स फ्यूचर्स में 53 करोड़, एफआईएस ने 152 करोड़ के करीब बेचे, और उसमें निफ्टी फ्यूचर में 53 करोड़ था, बैंक निफ्टी में करीब 129 करोड़ था। और लॉन्ग शॉर्ट का आंकड़ा आएगा आपके सामने, 1500 लॉन्ग जुड़े, 3300 शॉर्ट जुड़े, जो उसी अनुपात में जिस अनुपात में हम हैं, 26% और 74%। ऑप्शंस का जो आंकड़ा है उसमें भी कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ये देखिए कॉल पुट का आंकड़ा, कॉल खरीदे 4.5 लाख, पुट खरीदे एफआईएस ने करीब 2,20,000, और उसके सामने शॉर्टिंग भी मोर और लेस उसी हिसाब से। तो कोई सेटअप में कुछ खास है नहीं। पुट कॉल रेशियो बहुत ओवरसोल्ड हो गया है, 0.67 पर आ गया है पुट कॉल रेशियो। अब नॉर्मली 0.6 0.65 पर बॉटम हो जाता है, लेकिन अब दिक्कत क्या आ गई है कि आज एक्सपायरी हो जाएगी, उसके बाद हो सकता है कि पुट कॉल रेशियो वापस 0.8 0.9 पहुंच जाए। तो देख लेते हैं एक बार। और बैन की जहां तक बात है, एक स्टॉक है बैन में, डेल्टा कॉप, वो 2 दिन के लिए बैन से बाहर आया, वापस बैन में ऐड हो गया। सेटअप जो है वो थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, लेकिन एक चीज़ है, मार्केट ओवरबॉट रह सकता है काफ़ी टाइम तक, रहा ही था, तो ओवरसोल्ड भी रह सकता है काफ़ी टाइम तक, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर रोल ओवर्स इन लाइन जो हमारी एवरेज रही है उसके हिसाब से। यस, रोल ओवर्स इन लाइन जो अब तक औसत रहा है। देखते हैं आज का दिन कैसे प्रोग्रेस करता है। लेकिन अब निफ्टी की स्ट्रैटेजी, प्रेशर माउंट हो रहा है भाई साहब, और वो मंडे को सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच होने के बाद कल का सेशन दिखा रहा है कि वो करेक्टिव फेज का कंटिन्यूएशन बड़ा प्रोफाउंड है स्क्रीन पे। ऐसे में अब अप्रोच क्या रखा जाए? ट्रेडर्स को अगर स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है तो एक तो आज फिर एक गैप डाउन के साथ और बहुत प्रिकेरियस 19,000 के लेवल्स के आसपास के पैच को हिट करने की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं गिफ्ट निफ्टी के क्यूज को एडजस्ट कर डालूं तो ऐसे में क्या वॉच आउट करूं स्क्रीन पे और क्या ट्रेड लूं? एक्सपायरी है आज। हाँ देखिए आशीष, ट्रेड वैसे टफ है इस समय मार्केट में। अगर आप पोजिशनली शॉर्ट रहे हैं इस मार्केट में तो आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो गैप डाउन ही आपका काम कर देगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया पोजिशनली शॉर्ट, तो अब क्या करना है? 2 लेवल्स हैं वॉच आउट करने के लिए। पहला है 19,050, अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो हम इसके नीचे खुलेंगे। यहाँ पर 19,100 का जो पुट राइटर है उसका बेस है, और फिर 19,000 का पुट राइटर जहाँ पर अभी भी मार्केट को कल तक होप थी कि वो बचेगा, उसके हिसाब से 18,978। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, और प्लीज़ मेरा इस कहने को गलत तरीके से ना लें, स्क्रीन बता रही है कि हम अब 18,600 की तरफ जा रहे हैं एक बार के लिए। अब वो 18,600 की सिग्निफिकेंस बता देता हूँ मैं क्यों है। 18,604 उसकी सिग्निफिकेंस बता देता हूँ मैं क्या है। 18,604 निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज है। भाई बैंक निफ्टी ने 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया और तोड़ा उसको, तो निफ्टी भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 18,604। और एक चीज़, निफ्टी का अगर आप 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो जून से एक रैली शुरू हुई थी, वो यहीं से शुरू हुई थी, एग्जैक्ट 18,600 से, जो आपको पहली बार 20,000 के पास ले गई थी, जहाँ पर आप टिक नहीं पाए थे और नीचे आए थे, फिर दूसरे रन में हमने वो हिट किया था। लेकिन वो रैली शुरू हुई थी 18,600 से,
और 18,600 से हम गए थे वन वे करीब 19,991 तक। उसके बाद मार्केट करेक्ट हुआ था। तो इसलिए दो सिग्निफिकेंस हैं 18,600 की, और मुझे लग रहा है 18,600 तक मार्केट पॉसिबल है कि जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आएगा तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो अब टेक्सचर क्या है मार्केट का? टेक्सचर है सेल ऑन रैली। अब रैली मिलेगी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन टेक्सचर सेल ऑन रैली का है। और जैसा हम कह रहे थे, एक होप ये है कि शायद आज एक 3 PM पे शॉर्ट कवरिंग आ जाए, क्योंकि इतना मार्केट में सेलिंग रही है। लेकिन नॉर्मली ना, जब भी कोई सीरीज ट्रेंडिंग सीरीज होती है, अब ये सीरीज ट्रेंडिंग डाउनवर्ड बन गई है, तो जो एक्सपायरी होती है वो लोएस्ट पॉइंट पर होती है, या तो लोएस्ट पॉइंट पर ट्रेंडिंग डाउन सीरीज में, या ट्रेंडिंग अपवर्ड सीरीज में हाईएस्ट पॉइंट पर। ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रिस्क मार्केट में हमेशा रहेगा कि आज जो भी रैलीज आएंगी उसमें सेलिंग आ जाएगी। ऊपर रेजिस्टेंस क्या है? 19,228 वो ऑप्शंस के हिसाब से, और 19,347 कल का हाई। वो तो मुझे लग रहा है आप ये अभी आप भूल जाएं आज के लिए तो कम से कम। तो अप्रोच यही रहेगी, हर छोटी सी रैली में बेचें 19,228 के स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा, बाइंग ट्रेडर्स को बिल्कुल नहीं करनी है जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती। ट्रेडर्स को बिल्कुल नहीं करनी है, आपको इन्वेस्टिंग करनी है। ETF लेने हैं, आप हर डिक्लाइन पे ले लें, वो अलग बात है। लेकिन ट्रेडिंग में स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें। अभी बाय बिल्कुल इनिशिएट नहीं हुआ है, जब वो आएगा तब उसको रिविजिट करेंगे। बिल्कुल ठीक। ये 518 के वो जोन्स थे जब ऑन द वे अब हम उस जोन्स पे अटके थे, सांस ली थी, कंसोलिडेट कर रहे थे, उसके बाद अप मूव ट्रिगर हुआ था। शायद उसी लेवल्स को चैलेंज करने के लिए भारतीय बाजार जाने की तैयारी कर रहे हैं। निफ्टी का अप्रोच लेवल्स अब ब्यूटीफुली आपकी स्क्रीन पे मेंशन। निफ्टी बैंक 200 DMA को वायलेट करा, कल उसके हम नीचे स्लिप होते हुए नजर आए। मेरे ख्याल से मार्च के बाद पहली बार ऐसा हुआ, तो मूड तो बिगड़ा ही हुआ है। अब क्या करा जाए निफ्टी बैंक में, क्या अप्रोच रखें? एक्सिस वगैरह के नंबर्स अच्छे हैं, आईसीसी के अच्छे थे, जैसे आपने कहा आईसीसी ने भी अपने नंबर्स पर रिएक्ट किया नहीं था, तो एक्सिस से कोई होप नहीं है, इंडसइंड बैंक की खबर से कोई होप नहीं है। निफ्टी बैंक में करूं क्या फिर? बिल्कुल, देखिए निफ्टी बैंक में तो 3 क्वार्टर से अब स्टॉक्स रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं नंबर्स पर। ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। तीसरा सक्सेसिव क्वार्टर है जब ICICI बैंक ने रिएक्ट नहीं किया था। 3 क्वार्टर से अब ये स्टॉक वही 900 साढ़े 900 की रेंज में घूम रहा है। और बैंक निफ्टी में तो क्लियरली हो गया है कि हमने 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में अब नेक्स्ट लेवल टू वॉच है 42,500। और अगर 42,500 भी नहीं बचा आशीष, तो पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी में और बड़ी करेक्शन आ जाए। 8% तो ऑलरेडी गिर चुका है बैंक निफ्टी, और 41,800 तक भी पॉसिबल है, अगर 42,500 नहीं बचा, कि 41,800 तक भी हम फिसल जाएं। उससे क्या होगा, एक 10% करेक्शन आपकी पूरी हो जाएगी बैंक निफ्टी में। और एक चीज़ है, लेकिन हालांकि मैं इतना इनको फॉलो नहीं करता हूं, मतलब, लेकिन अगेन होप कह लें, जो मर्जी कह लें, ग्रीड एंड फियर इंडेक्स जो बैंक निफ्टी का है वो अब पीक फियर पे आ चुका है। जो पीक ग्रीड था 6 महीने पहले, अब वो पीक फियर पे है इस समय बैंक निफ्टी का ग्रीड एंड फियर इंडेक्स। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हम। पुटकॉल रेशियो बैंक निफ्टी का बहुत खराब है। RSI बैंक निफ्टी का एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में है। सारे मूविंग एवरेजेस, सारे टेक्निकल इंडिकेटर, सारे RSI रेड जोन में आ चुके हैं। नॉर्मली मार्केट एक बार आपको पुल बैक देता है नॉर्मली, और ये होप भी है, लेकिन स्क्रीन पे जब तक वो ना दिखे तब तक उसको अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। तब तक सेल ऑन रैली रखेंगे इस इंडेक्स को। और 3 बजे तक आज ट्रेडिंग से बचें। आज 3 PM पर हो सकता है एक शार्प मूव आ जाए बैंक निफ्टी में, उसको तब बाद में एड्रेस करेंगे। मैं खैर होऊंगा नहीं 3 बजे, लेकिन बाद में एड्रेस करेंगे उसको। लेकिन मार्केट में मुझे लग रहा है कि अभी के लिए आप ट्रेडिंग साइड से थोड़ा सा सेल ऑन रैली की अप्रोच रखें तो बेटर रहेगा। बहुत बढ़िया। ये हो गई भाई साहब निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी।